हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विषय विज्ञान कक्षा 7 का। ठीक है बच्चों। और इस वीडियो में पेज नंबर मतलब शुरू से आपका जो पेज नंबर 22 तक है, कितने लेसन, शायद 4 से 5 लेसन जो है कवर होते हैं, एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं। देखो, यदि मैं हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आपके शिक्षक के मार्गदर्शन में इनको सॉल्व करें। हिंट ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए आपको ये पुस्तकें दी गई हैं, तो प्योर नकल ना करें, अपने दिमाग से भी सॉल्व करें। पोषण किसे कहते हैं, तो बच्चों पोषण एक्चुअली में होते क्या है, जो हमारे शरीर का विकास करते हैं वे सब पोषण होते हैं। ठीक है, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण के प्रमुख घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, विटामिन, है ना, खनिज पदार्थ और जल है। पौधे की किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। तो पौधे में पाई जाने वाली पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती हैं, इसलिए पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। अगला है कि मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और शूल रूपी क्यों हो जाती हैं। देखो, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को क्षय कम करने के लिए पत्तियां सल्क और शूल रूपी हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर जो है आ गया है। अगला, जड़ द्वारा अवशोषित जल और पत्ती खनिज तक किस प्रकार पहुंचाते हैं। तो बच्चों देखो, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाती है। ठीक है, स्वपोषी व विषमपोषी क्या है। स्वपोषी वह है जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है, विषमपोषी जो स्वपोषी पर निर्भर रहता है। ठीक है, पादपों में सहजीवी संबंध क्या है। देखो, एक दूसरे पर जो निर्भर होते हैं ना अपने खाद्य पदार्थ या भोजन के लिए, तो वो सहजीवी संबंध है। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं। तो क्या है अगला, देखिए, परजीवी और मृतजीवी क्या है। तो परजीवी वो होते हैं जो किसी अन्य पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, और मृतजीवी जो सड़े गले पदार्थों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, कीटभक्षी पादप कौन से हैं। तो बेपादप जो अपना भोजन किसी कीटों को ग्रहण करके बनाते हैं, जैसे घटपर्णी है, पिचर प्लांट। तो वही जो है पौधे जो है कीटभक्षी कहलाते हैं। ठीक है, तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लिखना आपको यही है जो मैंने इधर लिखा है। और आपका चित्र भी बनाना है, तो चित्र मिलेगा आपको पेज नंबर 5 पर, और 1.3 वाला चित्र जो है आपको बनाना है। ठीक है, अगला क्या है, देखो आपको अगला जो है, आपको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम चित्र का उपयोग करके जो है आपको एक स्ट्रक्चर का निर्माण करना है। तो भैया प्रकाश संश्लेषण में जो होता क्या है कि पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का जो है रिलीज करती हैं, जो हमें मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो भैया उसमें जो मिलानी पड़ते हैं हमको उर्वरक और खाद, जब जो है मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति, क्योंकि एक बार जब खेती बाड़ी हो जाती है तो उसके जो उर्वरक हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मानव पोषण के चरणों को सही क्रम देखो भैया। मानव पहले अंतर्ग्रहण खाता है, पाचन करता है, अवशोषण, स्वांगीकरण और फिर निष्कासन कर देता है। ठीक है, पाचन में सहायक ग्रंथियों के नाम लिखें तो लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय जो है सहायक ग्रंथियां हैं। आमाशय की कारण प्रणाली क्या है। तो आमाशय में भोजन विघटित होता है, टूटता है, खंडित होता है। पित्तरस पित्ताशय में निर्मित होता है, यह वसा के यानी जो फैट होता है ना खाने में, उसके पाचन में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखें तो भैया, कर्तन और दंसन वाले दांत, चीरने फाड़ने वाले दांत, चबाने और पीसने वाले दांत। ठीक है, सबसे जो बैक साइड के होते हैं वो पीसने वाले दांत कहलाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है ना, इसमें पित्ताशय रस स्रावित होता है, जो वसा को पचाने में सहायक होता है। अब अगला है कि आपके अंदर वो क्या नहीं है जो जानवरों के अंदर है। ठीक है, तो भैया उसका सही नाम हो जाएगा क्या, कि एक प्रकार का जीवाणु होता है, यानी जो रूमिनेंट द्वारा सेलुलोज का पाचन किया जाए, तो हमारे शरीर के अंदर नहीं पाया जाता रूमिनेंट, है ना, वो जानवरों में पाया जाता है। जो गाय भैंस देखे होंगे आपने, खा लेते हैं, स्टोर करके रख लेते, जब मौका मिलता है तो बाद में चबा चबा के उसका फिर से आनंद उठाते हैं। दीर्घ क्या है। तो देखो, जो क्षुद्रांत होता है, यानी छोटी आंत होती है क्षुद्रांत, उसके अंदर जो आंतरिक उंगलियों के समान उभरी संरचनाएं होती हैं उनको दीर्घ कहा जाता है। ये भोजन को आगे ढकेलते हैं कि चलो आगे बढ़ो। ठीक है, आमाशय क्या है। तो देखिए, आमाशय की आंतरिक अस्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। तो बिग हमने बोला ना, खाने को क्या करता है, खंडित करता है, पीस देता है। पाचन, अब पाचन का चित्र बनाना है तो आपको पाचन जो पाचन तंत्र का जो चित्र है वो
2.2 चित्र नंबर हो जाएगा और पेज नंबर आपको 13 मिल जाएगा। और यहाँ जो है आपके मुख्य भाग दिए गए हैं तो वो लिख लें। अगला क्या है देखिए, अगला है आपको कि अमीबा का चित्र बनाया, तो अमीबा का चित्र भी आपको 2.4 चित्र नंबर और पेज नंबर 19 पर मिल जाएगा। और आप इधर लिख दें कि अमीबा जो होता है एक्चुअली में क्या करता है, अपने भोजन को फंसाने के लिए वो एक जो उसका जो शेप है उसको इस तरह से बना लेता है कि भोजन उसमें फंस जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख दें। अगला क्या है, अगला है रेशों से वस्त्र तक। कैसे रेशों से जो है वस्त्र बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो जानता से क्या है, तो जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन, भी ऊन हमको भेड़ बकरियों से, रेशम कीट जो है रेशम 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 कीट से मिलती है। अब जो है आपको कुछ प्रोसेस दी गई है, इसको सही अकॉर्डिंग जमाना है। तो सबसे पहले ऊन की कटाई होती है, फिर अभिमार्जन होता है, फिर छटाई, बर की छटाई, रंगाई और रीलिंग होती है। किन किन जानवरों से, तो भेड़ बकरी, याक, ऊन, अन्य जैसे अंगोरा बकरी, इन जैसों से जो है हमको मिलती है ऊन। रेशम की रीलिंग क्या होती है, तो कोकून में से रेशम निकालने के बाद उससे धागा बनाने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है, जिससे उनको ठंड से बच पाए। ठीक है, अभिमार्जन क्या है, उसमें से जो धूल वगैरह जो होती है सब छांट पाट के धोना पड़ता है बालों को, तो वो अभिमार्जन कहलाता है। वर्णात्मक प्रजनन क्या है, तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भीड़ उत्पन्न करने के लिए जिनका चयन किया जाता है, तो वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। यहाँ जो है आपको क्या करना है, पेज नंबर आप जाइए, कहाँ पर, पेज नंबर जाइए, पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1, विषय वस्तु 27। तो आपको एक वो दी गई है, एक सारणी। इधर आपको दिए गए हैं राज्यों के नाम, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, कौन कहाँ क्या पाया जाता है, तो उसी को आप इधर नोट कर दें। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, आप जाइए जहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। रेशम कीट के जीवन चक्र, तो रेशम कीट का था, इससे मैंने देखो इससे पहले वाला जो दीर्घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था ना, उसी को आप यहाँ लिख दें। देखो आप पहले तो एक काम करें कि जो रेशम कीट वाला चित्र है ना, जो पेज नंबर मिलेगा आपको 20 पर, ठीक है, पेज नंबर 20 पर मिलेगा, तो वहां उसको बना दें और रेशम कीट के बारे में यहाँ लिख दें कि मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलता है, यही प्यूपा कोशित का निर्माण करते हैं जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बसा एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशम का बन जाता है। और इसी को आप इस वाले पेज नंबर जो 10वां क्वेश्चन है, पेज नंबर 14, इसी क्वेश्चन को आप इधर छाप दें, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब एक ही है। अगला पार्ट है ऊष्मा का, कि सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है, तो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है, जो हमको इतनी तेज आंच लगती है ना, वो एक्चुअली में रेडिएशन ही है, विकिरण। इसमें छांटना है ठंडी और गर्म चीज, तो ठंडी आइसक्रीम, फलों का रस होता, और चाय की प्याले में रखी चम्मच है और बर्तन है ना, तो वो सब्जी गर्म हो जाएगी। थर्मामीटर डॉक्टरी का परिसर, तो परिसर मतलब रेंज शुरू से एंड तक, तो 35 डिग्री से 42 डिग्री जो है सेल्सियस में हो जाएगी डॉक्टरी थर्मामीटर की। और 94 फॉरेनहाइट से 108 जो फॉरेनहाइट जो है हो जाएगी। किन्हीं दो ऊष्मा चालक और ऊष्मा चालक हो जाएंगे एल्युमिनियम लोहा, ऊष्मा रोधी प्लास्टिक लकड़ी, मतलब इसके अंदर से ऊष्मा पास हो सकती है। हम गर्मियों में हल्के रंग के और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, तो भैया इसका सीधा सा रीजन है, हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो जो प्रकाश को वो परावर्तित कर देते, तो वापस भेज देते, एब्जॉर्ब नहीं करते, गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए इसलिए गर्मियों में हम उसी पहनते हैं कि हमें गर्मी नहीं लगे। ठीक है, तो बस उसका अपोजिट है सर्दियों में। अच्छा अगला क्या है, इसमें अंतर क्या है प्रयोगशाला थर्मामीटर में और डॉक्टरी में, तो भैया प्रयोग जे अंतर है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर 110 डिग्री तापमान तक माप सकता है और थर्मामीटर जो डॉक्टरी होता है वो 35 से 42 डिग्री। अगला है ऊष्मा चालन और ऊष्मा संवहन प्रक्रिया को बताइए। ठीक है, तो देखिए ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है ना, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। अगला है कि सर्दियों में आप एक मोटा कंबल जो है शरीर पर ढकेंगे, ढकने के लिए यूज करेंगे, कि दो पतले कंबल चल जाएंगे, तो भैया दो पतले कंबल चल जाएंगे, क्योंकि जिससे क्या उनके बीच में वायु फंस जाती है, तो अंदर की वायु बाहर नहीं जा पाती, बाहर की वायु अंदर नहीं जा पाती, जिससे अंदर का वातावरण गर्म बना रहता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का आपको चित्र मिल जाएगा, आप जाएँ 4.2 चित्र नंबर और पेज नंबर 38 से 39। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको सावधानियाँ यूज करने के लिए उसको सावधानी से यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है मरकरी पारा भरा रहता है जो खतरनाक भी होता है।
जल समीर और थल समीर को पेज नंबर 42 पर आपको 44 पर चित्र मिल जाएगा। फिर लिखें आप कि समुद्री तट पर दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, क्योंकि स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो उसकी जगह ले लेती है समुद्र की ठंडी वायु। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं और स्थल की ओर वायु ठंडी वायु को वे कहते हैं जल समीर, थल समीर। अगला है पाठ 5, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल होते हैं खट्टे, क्षारक होते हैं कड़वे और लवण, ठीक है, खारे। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, वह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन न होने का कारण क्या है? तो बच्चों इसका कारण है विलयन उदासीन है। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है ना, क्षारकीय प्रवृत्ति का। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों वो होता है सूचक। सूचक अम्ल एवं क्षार की पहचान करता है, जैसे कि गुड़हल के पत्तों से बना हुआ विलयन या फिर हल्दी को सूचक के रूप में हम यूज कर सकते हैं। अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है? जिससे अपाचन से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, क्योंकि गैस बनने लगती है ना पेट में, इसलिए। अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, आपको बताना है संतरे का, चूने का और शक्कर का, कि आप उनको प्रकृति कैसे निर्धारण करेंगे। देखो, हल्दी का पेस्ट बनाकर उसकी एक पट्टी निकालेंगे, फिर पट्टी पर बूंद बूंद डालेंगे, सबकी लाल रंग उभरता है तो विलयन की प्रकृति क्षार की है, ठीक है। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? क्योंकि उनमें अम्लीय पदार्थ होते हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल और क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला, ठीक है। अब आपको कुछ इधर दिए गए हैं विलयन के नाम, तो आपको बताना है कि वो अम्ल हैं कि क्षार हैं। तो उनके स्वाद के अनुसार आप बता सकते हैं, क्योंकि अम्ल का स्वाद होता है खट्टा और क्षार होते हैं कड़वे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में उदासीनीकरण की अभिक्रिया बताइए बच्चों। तो जब कोई भी विलयन ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय हो तो वो उदासीन होता है, ठीक है। तो किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाले अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होता है। चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? तो जिससे कि चींटी के काटने से जो अम्ल हमारे शरीर में आ जाता है उसका प्रभाव खत्म हो सके, ठीक है। अगला क्या है, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। तो भैया, अम्ल जो खट्टे होते हैं स्वाद में होते कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। नींबू का रस उदाहरण है साबुन का घोल क्षार का, ठीक है। अब जो है आपको बताना है कि यदि गुड़हल के पुष्पों द्वारा जो विलयन बनाया जाता है उससे कैसे हम किस प्रकार की प्रगति होगी। नल का जल जो सबसे आखिरी में है बच्चों वो उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको दूंगा। टेक केयर।